हेलो दोस्तों, मैं रोमी दरक्षा हिंदी एंड हिस्ट्री विथ रोमी के साथ मैं आपको जो पढ़ाऊंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर आप पढ़िएगा। जब ये आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मैं कल आपको जो है 12 क्वेश्चन पूरा कराई थी और आज मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्ण नदी के मध्य है, या फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य है। सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये मध्य ही है। ठीक है, मध्य ही है लेकिन ठीक, तो इसका आंसर आपका आ जाता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्ण नदी के मध्य। ठीक है, तो इसका समरी है, आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी की कृष्ण नदी के मध्य तक है। दक्षिणापथ का तात्पर्य दक्षिणा की ओर जाने वाला मार्ग है। ठीक, अब आपका यहाँ पे आ जाता है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोजी की शुरुआत की? फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने। ध्यान दीजिएगा, इसमें बलबन ने जो है शुरू किया था। मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जो बलबन है ये अपने फादर के साथ जो है जाता था किसी राजा के दरबार में। उसके फादर वहीं काम करते थे पार्ट्स के, तो इसका भी सपना था कि मैं राजा बनूं। ठीक है, तो एक बार ये बन भी गया, अपने बलबूते जो भी है बन गया। उसके बाद इसको कोई मानता नहीं था क्योंकि इसकी हाइट वाइट छोटी थी। तो इन्होंने जो इतना सख्त कानून ला दिया कि सिजदा ला दिया, पाबोश ला दिया। सिजदा मतलब जब भी ये आएगा तो सर झुकाना है और हाथ चूमना है उनका, नहीं तो सारे मंत्रियों को सर काट के अलग कर दिया जाएगा। यानी कि बहुत कठिन जो है कानून इसने ला दिया। मजबूरन में सबको उनको अब सर झुकाना पड़ता था। अभी आप इसका थोड़ा सा समरी आप पढ़िएगा, देखिएगा, तो अच्छा लगेगा, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाएं, सिजदा और पाबोश को शुरू किया। अब ये आगे देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का है? तो पूछ रहा है कि जब ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, इब्न बतूता जब आया था, ये कहाँ का था? अफगानिस्तान का था, मोरक्को का था, इराक का था? तो ये था मोरक्को का। कहाँ का था? मोरक्को का था। तो इसकी समरी थोड़ा सा पढ़िए ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। सल्तनत कालीन तुगलक वंश शासक बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। यानी अफ्रीका और मोरक्को अगर रहे, मोरक्को न रहे कि अफ्रीका रहे, तो अफ्रीका आंसर करना है। वो मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जज नियुक्त किया था। ठीक है, आपका ये हो जाता है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपका आता है, इसको आप पढ़िएगा अच्छे से। मैथिली भाषा किस विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? अब यहाँ पे देखिएगा आप कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? चेरो वंश, ओनिवार राजवंश, या कर्नाट राजवंश, या विथिपति। तो देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है सी, मतलब कर्नाटक राजवंश, कर्नाट। डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 बताया। इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश या सिमराव वंश 1997 ईसा से लेकर 1325 ईसा का शासनकाल था। तो ये जो मैथिली है ये मेरा भी भाषा रहा है। हाई स्कूल में मैंने जो है ये मैथिली पढ़ी है। अच्छा है, जैसे कि ये
थोड़ा भोजपुरी टाइप है बट अच्छा है ये भाषा। पहले ये बहुत फेमस था लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे ये कम हो गया। इसमें साहित्य वगैरह भी लिखा गया है जो मैथिली शरण गुप्त शायद लिखे हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, आपका है नावपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। ठीक है, कह रहा है सब नाथ जो पंथी थे, सिद्ध थे और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है। लोकप्रिय भी हो सकता है शायद, यहाँ कह दिया। तो पूछा उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका आंसर है नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। कब? उत्तर भारत में। ठीक है, नाथपंथी, सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई। फुतुहात, तो जो फुतुहात आलमगीरी है वो जो है ईश्वर नागर के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पे मैं इसकी समरी थोड़ा आपको दिखा दूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी। इसमें 1698 ईसा तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है। अब इसके आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था। बंदरगाह को, ठीक है, तो काली कट को या सूरत को या कस्बे क्या कैम्बे को या ब्रोच को। तो ये है यहाँ पे सूरत है। क्या है यहाँ पे? सूरत है। देखिएगा, सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू हुई थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण, इसके यानी कि बाबर इसमें आया कि उसका कारण क्या है। पहला कह रहा है कि ये उपमहाद्वीपों में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई या युद्ध में तोपों की शुरुआत। तो मैं इसको सीधे सीधे आपको मैं इसका समरी पढ़ाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, इसमें बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई एवं युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 बार आरंभिक आक्रमण किए थे। ठीक, अब आगे देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा है। मराठा और राज्य संघ। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। गुप्त प्रशासन में, चोर प्रशासन में, मराठा प्रशासन में। तो ये मराठा दिया तो मराठा में ही हो शायद। तो इसको पढ़ते हैं आगे। ये मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इससे अष्ट प्रधान परिषद कहा जाता है। अष्ट प्रधान मतलब 8 लोग का होता है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता एवं अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के सामने थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए मध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं होने को दिया, यानी कि नहीं होता कि इसके बाद वो रहेगा पिता पुत्र ये वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान जो था वो राजा का प्रधानमंत्री होता था।
अमात्य पंत अथवा मजुम आधार वित्त एवं राज्यवश मंत्री होता था। वाक्या नवीश मंत्री वर्तमान गृह मंत्री होता था। सुमंत दबीर वर्तमान विदेश मंत्री होता था। सचिव सुरून विश या चिटनीश ये होते थे राजकीय पत्र व्यवहार। सेनापति सरे नौ बल। न्यायाधीश होता था मुख्य न्यायाधीश। पंडित राव शद्र होता था धार्मिक कार्यों के लिए। तो ये 8 टोटल थे, ठीक है। तो आज आपको मैंने जो है कम से कम 9 क्वेश्चन पढ़ा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िएगा। ये प्रीवियस ईयर का है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है 69 बीपीएससी में ये सब आया हुआ है।